बताइए कि आपका अभिजीत इंडियन आइडल जीतने के बाद आपने एक एल्बम बनाई आपका अभिजीत, और 2 साल बाद फिर आप लेकर आए हैं जुनून। तो कैसे इतना लंबा गैप लिया, और जो इस बार जो जुनून है, आपका जुनून क्या कह रहा है इस जुनून में? 2 साल का गैप इसीलिए लिया गया क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट एल्बम के बाद हम लोग सोच रहे कि नया एल्बम लेके आए जल्दी जल्दी, लेकिन जब काम शुरू किया तो ऐसा फील हुआ कि हम लोग वही सेम वर्क लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इवन फर्स्ट हमने सबसे पहले बिद्दू का गाना रिकॉर्ड किया था तन्हा तन्हा, और वो ऑलमोस्ट सिमिलर था हमारे फर्स्ट एल्बम से, और इसीलिए सोचा गया कि हम लोग ये तो रखेंगे लेकिन विल टेक अ लिटिल बिट मोर गैप, जिससे कि हम लोग जब अच्छा दूसरा कुछ कर पाए या कुछ नई चीज़ कर पाए तो लोगों को एटलीस्ट फील हो कि नहीं, अभिजीत साउंड हैज़ कम आउट विद समथिंग डिफरेंट। और इसीलिए शायद 2 साल का एक गैप हो गया। ज़रूर लोगों को ये फील हुआ रहेगा कि अभिजीत कहाँ चले गए, क्या हो रहा है, बट हम लोग उस 2 सालों के दौरान बहुत बिजी रहे, बहुत सारे शोज़ रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोग ने परफॉर्मेंसेस किए, बड़े बड़े नामों के साथ कॉन्सर्ट्स हुए, कई सारी चीज़ें अदर भी हुई। आगे भी ऐसे ही सफ़र जारी रहेगा क्योंकि मैं खुद ही इंटीरियर कर रहा हूँ। वाह, आप करते भी हैं? मतलब मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं अच्छी बात है। ये वो आइडियाज़। अभिजीत, सुना है कि आपने जुनून एल्बम लद्दाख में शूट किया था, काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी थी, खुद आपने भी बताया। तो कुछ डिटेल में बताइए कि कितना मुश्किल भरा काम था ये लद्दाख में इसको फिल्म पिक्चराइजेशन करना है। जब ऑब्वियसली जब गाना हमने सुना, जो डायरेक्टर है रजनीश घाई, उनको जब गाना सुना तो उन्होंने यही एक सजेशन दिया कि इस गाने को इस जगह पे ऐसे फिल्म करना चाहिए जहाँ पे नो मैन्स लैंड काइंड ऑफ जगह हो, लोग ना हो ज़्यादा, बड़े लंबे रास्ते हो, और ऑब्वियसली लद्दाख वाज द आइडियल प्लेस फॉर इट। तो इसलिए हमने लद्दाख में शूट करने का डिसाइड किया। और लद्दाख ऑब्वियसली वो हाई एटीट्यूड की वजह से सांस फूलना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता, फिर हेडेक होना, ये सारी प्रॉब्लम्स होते थे। इन सारे प्रॉब्लम्स मतलब होने के बावजूद भी, पूरे दिन ये चलने के बावजूद भी हमें हंसना पड़ता था, और है ना शॉट्स देते हुए एक स्माइलिंग फेस हमेशा रखना पड़ता था। गाड़ी चलाने का एक एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली मैं मेरी खुद की कार चला लेता हूँ, लेकिन वो जो कार चलाने की वो मतलब खाइयों में चलाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। आई थिंक इट वॉज, हम लोग ऐसा जगह था कि हम लोग हमेशा 2 मिनट बाद प्रे करते थे कि भगवान हम यहाँ से ठीक से निकाल लो, यहाँ से अच्छे से पहुँचा दो। तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। और गाने में कितनी तकलीफ होती थी वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ठंडी जगह है, मौसम है, तो गले का जाहिर सी बात है ख्याल भी रखना पड़ता है। तो गले को किस तरह से आपने मेंटेन रखा था उस वक्त वैसे तो वहाँ पे ऑब्वियसली वीडियो शूट हो रहा था हमारा, तो लेकिन ज़रूर है ऑब्वियसली एक सिंगर को हमेशा अपने गले की सबसे ज़्यादा परवाह होती है। तो मैं कोशिश करता था कि जो भी खाऊं सही तरीके से खाऊं, और कभी भी शूट ख़त्म होती थी मैं अपनी गाड़ी में भाग के आता था, तो जो बाहर की ब्रीद है, जो बाहर की हवाएं हैं, वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना कर पाए। लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस था, और मेडिसिन सारे लेके गया था, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो फटाफट खा लो और अपनी चीज़ें सॉल्व कर लो। अभिजीत, इस गाने में आपने पाकिस्तानी स्टाइल देने की कोशिश की है, तो क्या किसी पाकिस्तानी सिंगर से इंस्पायर होकर आपने एक्सपेरिमेंट किया है, या फिर क्या रीज़न था? नहीं, ऐसा कोई पाकिस्तानी फील देने का कोई इसमें सोचा नहीं था। हमने कभी ये सोचा नहीं कि कोई पाकिस्तानी सिंगर्स को खासकर ये सामने रखो। लेकिन जिस तरह से गाना बना, उस तरह से जब पहले हमने गाना जब गाया भी मैंने, तो वो बहुत सॉफ्ट स्टाइल में था। तो जुनून पहले जब मेरे पास आया तो वो था, ये मेरे दिल में कैसा जुनून, मन को क्यों ना मिले अब सुकून। तो इस तरह सॉफ्ट गाया हुआ था। जब रिकॉर्ड किया तो ये फील हुआ कि वो बात नहीं आ रही है, क्योंकि एक रॉक सॉन्ग है, रॉक बेस सॉन्ग है, तो हमेशा रॉक जो होता है वो कभी भी सॉफ्टली गाया नहीं जाता। तो फिर उसको तो फिर जब उसको फिर हम लोग ने वापस एक बार रिकॉर्ड किया तो फिर ऐसा था, ये मेरे दिल में कैसा जुनून, मन को क्यों ना मिले अब सुकून, दिल लगी का जुनून, जिंदगी का जुनून। तो फिर जब रिकॉर्ड किया था फील हुआ कि नहीं, ये बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, और एक नई आवाज़ और नई स्टाइल अभिजीत की लोगों के सामने आने वाली है। तो वी वेर ऑल हैप्पी दैट टाइम, ऑल वेर हैप्पी, और सोचा कि चलो अच्छा है कि लोगों को भी एक अलग चीज़, अलग बात हम अच्छे से दे पाएंगे। तो क्या आगे भी यही स्टाइल मेंटेन रखने का इरादा है, या फिर कोई नया एक्सपेरिमेंट करके फिर आगे आएंगे आप? आगे सरप्राइजेस ज़रूर रहेंगे, सरप्राइज़ हमेशा रहेगा, और मैं ये समझता हूँ कि सरप्राइज़ अगर ना हो तो मज़ा नहीं आएगा।
तो जब भी एल्बम एक आएगा तब ज़रूर एक सरप्राइज़ होगा, लेकिन ज़रूर ये जो चीज़ है उसका नेक्स्ट स्टेप ही होगा या उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके पीछे वापस मुड़ना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि सही होगा। अभिजीत का प्लेबैक सिंगिंग में भी आप आना चाह रहे हैं? जी। सुनने में आया है, क्या इरादा क्या रखते हैं? प्लेबैक मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया था। मेरा फर्स्ट प्लेबैक आशिक बने आपने में मैंने गाया था, मर जाओ मिट जाओ एक गाना था। और उसके बाद 2-3 फिल्में की। गा इन के दो सुना दीजिएगा, मर जाओ मिट जाओ। मर जावा मिट जावा मर जावा, मर जावा मिट जावा मर जावा, इश्क में दिल क्या जा भी, नाम तेरे कर जावा, मर जावा जावा मर जावा मिट जावा मर जावा। नाइस, आज भी वही डांस की है। अभिजीत, आपको नहीं लगा कि पर्दे के सामने अगर हम कंपटीशन की एक बात करते जी। हैं तो हम सभी जानते हैं कि रियलिटी शोज में किस जी। तरह से कैसे जजेस नॉमिनेट करते हैं जी। या वोटिंग के थ्रू होता है, तो पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने की जी। हकीकत कितनी है और कैसी है, कुछ बताना चाहेंगे? जो वैसे- ऑडियंस एक देखता है और जो सच में पर्दे के पीछे होता है, क्या गैप है दोनों के बीच? वैसे एक बात सभी को मालूम होनी चाहिए कि ये जो जितना भी शॉट होता है, जितना भी पूरा कॉन्टेस्ट शूट होता है, उसके बाद उसको ज़रूर एडिटेड वर्जन लोगों को दिखाया जाता है। हर चीज़ लोगों के सामने नहीं आती। हमें सभी को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या लोगों के सामने लाना भी चाहिए। आजकल थोड़ा सा ज़रूर ग्लैमराइज हो गया, थोड़ा सा कमर्शलाइज हो गया है, आज झगड़े भी आते हैं। लेकिन हम लोग जब थे तब जितना भी प्योर और जितना भी सही चीज़ें थी वही दिखाई जाती थी। कभी और पूरे कॉन्टेस्ट में कभी ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि जो लोगों से हाइड किया जाए या जो सही नहीं है या सही तरीके से करके दिखाया जाए, गलत चीज़ को सही बनाया जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। कंपटीशन बहुत प्योर रही और जो सही चीज़ें थी वही हमेशा लोगों के सामने आई। मतलब जो चीज़ पर्दे पे थी वही पर्दे के बिहाइंड सीन भी सब सेम था। जी, जो भी चीज़ पर्दे पे लोगों ने देखा वही पीछे भी हुआ। कभी किसी चीज़ को जानबूझ के बनाने की कोशिश या इमोशंस क्रिएट करने की कोशिश, जानबूझ के कोई रोना या ऐसा कभी चीज़ हुआ नहीं। कभी भी सीरियसली हम लोग उस वक्त ऐसे माहौल हो जाता था जो कोई रो रहा है, लेकिन कभी नेचुरल, कभी नकली चीज़ कभी नहीं हुई कॉम्पिटिशन में। अभिजीत, आपके समय आपके साथ और भी जो आपके कलीग्स थे, कहा गया था कि आपसे भी बेहतर और भी सिंगर्स हैं जिनकी जी। आवाज़ अच्छी है। जी। तो जब ऐसा आपको कहा जाता था तो क्या फीलिंग थी, और आप वाकई मानते हैं कि आपसे ज़्यादा अच्छी आवाज़ थी उनकी, जिनको चांस मिलना जी। चाहिए था? मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेरे से भी बेहतर सिंगर्स मेरे हमारे कंपटीशन में थे। राहुल वैद्या हो, अमित साना या राहुल सक्सेना, बहुत सारे लोग थे जो बहुत हाईली टैलेंटेड थे। मैं तो ऑब्वियसली मैं अपना करियर शुरू करके 3 साल मैंने क्लासिकल सीखा था। ये लोग कई सालों से सीखते आ रहे हैं और प्रोफेशनलाइज थे अपने अपने कामों में। मैं थोड़ा सा मेरे में एक पॉइंट ज़्यादा हो गया। मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़ रही कि मैं हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करता था, नया गाना चूज़ करता था या ऐसी चीज़ें सामने आई। लेकिन ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि जितने सारे सिंगर्स थे वो उनकी कैपेसिटी ज़रूर अच्छी थी। कितना लकी आप मानते हैं आप, जब एक अभिजीत आपने एक शुरुआत की थी, जी। अब जिस मुकाम पर एक यूथ में आपकी पहचान जी। बन गई है, जो भी सिंगर्स लोग हैं आपको इंस्पायर्ड होकर शुरू करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है? क्या वो अभिजीत और अब के अभिजीत में कोई डिफरेंट आ चुका है, डिफरेंस देखा जा सकता है, या वही है जो पहले थे? फ़र्क तो बहुत पड़ा है, ऑब्वियसली बहुत चेंजेस हुए हैं चीज़ें। किस तरह के फ़र्क आप देखते हैं अपने आप में? मैं ऑब्वियसली पहली बात तो प्रोफेशनलिज्म बहुत बढ़ गया है। पहले एक नॉर्मल लड़का था, सिर्फ स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग इंडस्ट्री में, कहीं कहीं घूमते थे, किसी डायरेक्टर्स को मिल रहे। आज वो ज़रूरत नहीं पड़ती, आज हर कोई जानता है आपको। हम जब फ़ोन भी करते तो बहुत ही प्यार से बिहेव करते। तो ये बहुत ही एक एडवांटेज है हमें कि इस तरह से लोगों ने हमें रिस्पॉन्स किया और लोगों का प्यार हमें बहुत मिला इस सारे पूरे सफ़र के बीच में। बहुत खुशियाँ मिली और ज़रूर एक और अच्छा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे है कि और अच्छा करके लोगों के सामने और कुछ अच्छा लाए और होपफुली अच्छा आगे भी बढ़ता रहेगा। आज हर सिंगर एक एक्टिंग के भी लाइन में कदम रख रहा है, जी। तो अभिजीत कभी ऐसा सोच के चले कि उनको एक्टिंग भी करनी है? कहीं कोई क्लासेस या ट्रेनिंग उसकी भी तो नहीं ले रहे? नहीं, अभी तक सरप्राइज सामने अचानक ऑडियंस के कि अरे अभिजीत एक्टिंग भी कर रहे हैं।
अभी तक तो ऐसा कोई सोचा नहीं है। बहुत सारे ऑफ़र्स आए, इवन आइडल ख़त्म होते होते ही हमें कम से कम 5-6 ऑफ़र्स आ चुके थे फ़िल्मों के। और थोड़ा सरप्राइजिंग था कि मुझे फ़िल्मों के लिए क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन लोगों ने कई बार ऑफ़र्स दिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी मैं सिर्फ सिंगिंग पे शुरू किया है करियर, तो मैं समझता हूँ पहले एक पत्थर पे ठीक से पैर रख पाऊँ। लेकिन जब आगे मौका मिलेगा तो आगे मौका अगर मिला और अगर कुछ अच्छी चीज़ रही तो ज़रूर कोशिश करेंगे और होपफुली अच्छी चीज़ आए। आपके पेरेंट्स आज आपको जिस मुकाम पे देखते हैं, कैसा लगता है उन्हें? क्या कहते हैं आज आपको वो? मेरे पेरेंट्स अभी भी नॉर्मल है, बहुत मिडिल क्लास काइंड ऑफ ही अभी भी उनकी मेंटालिटी है। आज भी ज़्यादा देर अगर मैं बाहर रहूँ तो मुझे जल्दी घर पे बुलाया जाता है। आज भी वो फ्रीडम नहीं है, मैं कहता हूँ। अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये एक लाइफ है और फैमिली जितना आपसे अटैच रहेगी और जितना सिंपल रहेगी, आप भी उतने ही आगे बढ़ पाओगे आई थिंक। क्या इंस्पायर किया था अभिजीत आपको सिंगर बनने के लिए? क्या बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे देखा जाता है डॉक्टर, इंजीनियर, जी। हमारे इंडियन पेरेंट्स की टेंडेंसी ऐसी ही होती जी, है। जी, बट आप इंस्पायर हुए सिंगर बनने के लिए, कहीं कुछ तो रहा होगा, कुछ बताना चाहेंगे? मेरे अंकल हैं जो स्टेज आर्टिस्ट रहे हैं और उन्होंने कई सालों तक स्टेज पे परफॉर्म किया। मैं उनके साथ बचपन में जाया करता था, शोज़ देखता था उनके, परफॉर्मेंसेस देखता था। तभी एक फीलिंग थी कि जिस तरह से लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, ये जो फीलिंग है वो कहीं नहीं है। आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन ये जो एक बात होती है, आपको इतना अप्रिशिएट किया जाता है, आपको एक वैल्यू होती है अलग, एक डिफरेंशिएट किया जाता है बाकी सारों से, ये जो चीज़ थी वो कहीं नहीं थी और ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती रही। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं पायलट बनूं। वैसे पढ़ाई में मैं पढ़ाई में बहुत ही अजीब था मैं। लेकिन वो उसकी ख्वाहिश बहुत थी कि पायलट बनूं। और डैडी और डैडी हमेशा चाहते थे कि मैं एक बैंक में जॉब करूं अच्छी, और जो कि मैं कर सकता था अगर मैं क्योंकि मैंने ग्रेजुएट हो गया था, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी थी, कॉमर्स का स्टूडेंट था। तो शायद अगर मैं ये नहीं करता तो शायद कहीं पे जाके बैंक में आज पैसे गिनता होता। तो यहाँ से ना वहाँ से तो पैसे ज़रूर हाथ में रहते। लेकिन आज वो सेटिस्फाइड है आपको देख के? आज बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत खुश है और आई थिंक एक समय बहुत अच्छा लगता है जब उनके आंखों में खुशी देखते हैं हम लोग, और वो भी एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है हमें। बहुत अच्छी बात है। अभिजीत, आप अपना गुरु किसे मानते हैं और जो आपने ट्रेनिंग ली है कौन से गुरु से ली है, कुछ बताना चाहेंगे? मेरे गुरुजी भवदीप जयपुर वाले हैं, वो कांदिवली में रहते हैं। मैंने उनसे 3 साल ट्रेनिंग ली, क्लासिकल ट्रेनिंग सीखी। हम लोग ऑलमोस्ट गुरुकुल की तरह एक रहते थे, उनके ही घर पे रहा करते थे, उनके ही घर पे खाते थे और तो मतलब हम लोग उनके लिए बच्चे जैसे थे, और शायद उनकी वजह से ही ये क्लासिकल ट्रेनिंग सही तरीके से मिल पाई, जो भी मतलब चीज़ें गायकी में ठीक से कर पाए, वो उनकी वजह से हुई। अपना आइडल किसे मानते हैं आप संगीत म्यूजिक में? म्यूज़िक में वैसे मुझे हमेशा 2 लोगों ने बहुत इंस्पायर किया। उनको ही मैंने अपना आइडल भी माना। ऑब्वियसली सोनू निगम एक उनमें से एक है, और किशोर कुमार साहब। क्यों पसंद करते हैं आप इनको? कुछ बात है, एक अलग बात है। सबसे ऑब्वियसली लोग जब बोलते हैं कि मेरा फेवरेट गाना होता तो बहुत क्लासिकली टच या अलग गायकी से भरा हुआ ऐसा होता, लेकिन ये दोनों गानों को अगर आप लोगे तो बहुत सिंपली स्टाइल से गाए हुए गाने, लेकिन बहुत मीनिंगफुल गाने। और जिस तरह से इन दोनों सिंगर्स ने इन सिंपल गानों के इतने खूबसूरत तरीके से गाया है, आई थिंक वो इन दोनों गानों की स्पेशलिटी है। जिस तरह से वर्ड्स बोल रहे हैं इन दोनों का, अगर आप गौर करें, दोनों में मीनिंग जो है वो ज़िंदगी के बारे में ही है। तो आई थिंक दैट वाज द प्लस पॉइंट, बिकॉज ऑफ मैं इन दोनों गानों को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। आप खुद रियाज के लिए कितना समय देते हैं? मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक घंटा तो एटलीस्ट दूँ। ये वो वक्त चला गया जब बैठे बैठे हम लोग घंटों घंटों बैठ के रियाज़ करते थे। हमारा टाइम पास ही होता था कि रियाज़ पे बैठो। तो आज वो वक्त नहीं रहा, आज इतनी इजी नहीं पड़ता रियाज़ कर पाते, लेकिन ज़रूर 1 घंटा तो एटलीस्ट दिन में देना पड़ता है। आपके फ्रेंड्स और अब भी आप सभी टच में हैं? बाकी आपके जो फ्रेंड्स इंडियन आइडल के, और या फिर सभी अपने अपने काम में मशगूल हो गए हैं? कभी कभी मिल पाते हैं, अभी हर कोई बिज़ी हो गया है, इतना इजी नहीं रहा जैसे पहले था। अभी तो कभी कभी मिलते हैं, कभी घूमने जाते हैं, कभी पिक्चर जाते हैं। अभी बीच में ही प्राजक्ता ने फ़ोन किया, बोले कि चलो मुझे दद्दू बुलाती है, तो हम लोग घूमने जाएंगे, कहीं पे पिकनिक पे जाएंगे।
तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन एक ये बात है कि हम लोग अभी भी अटैच्ड है और इट्स लाइक अ फैमिली, अभी एक अलग सी फैमिली बन गई है। कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ भी शेयर करना होता है, हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, हम लोग साथ में आके मनाते हैं। अभी अब तो आपकी काफ़ी फीमेल फैंस भी हो गई हैं जो कि अच्छा? आपको बहुत जो आपके फैशन को और आपकी गायकी पे बहुत ज़्यादा फिदा है। तो कहीं कुछ ऐसा इंसिडेंट आपको मिला है जब आपने कहीं लाइव परफॉर्मेंस की हो या कुछ इस तरह से? लाइव परफॉर्मेंसेस के वक्त बहुत बहुत बार हुआ है। कई बार हमें शो रोकने पड़ते थे, लोग स्टेज पे आ जाते थे। मुझे याद है। मीडिया सही कहते हैं हाँ? कि आपकी फीमेल फॉलोइंग ज़्यादा हो चुकी है। हो चुकी है, थोड़ी बहुत है। वी हैव टू एग्रीड। जी हाँ, थोड़ा ज़रूर बढ़ गया है। कई बार मैंने देखा है मेरे सामने फेंट होते हुए लोगों को। तो एक अलग एक्सपीरियंस था जब कोई ना आपके सामने फेंट हो रहा है, गिर पड़ रहा है, तो अलग अलग बात थी। लेकिन हमेशा ही उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया। सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट तब थी जब मुझे लेटर्स आते थे, बहुत सारे लव लेटर्स आते थे, काइंड ऑफ फ़ैन मेल्स आते थे। एक बार मुझे ऐसे 2.5 फुट का अच्छा बड़ा सा ग्रीटिंग कार्ड आया था और बहुत कुछ चीज़ें उस पर लिखी थी और वो मेरी मम्मी ने पढ़ी थी और मुझे मम्मी ने पढ़ के सुनाया था, ये तुम मेरे वो, तुम मुझे ऐसे। तो इट वॉज सच अ एम्बैरेसिंग मोमेंट कि मेरे मम्मी मेरे बारे में ये सब पढ़ रही थी। लेकिन अच्छा लगता है जब फैंस इस तरह से अपनी चीज़ों को इजहार करते हैं और इतना फॉलो करते हैं हमें आज भी। तो अभिजीत वाकई अकेले हैं या फिर अभिजीत की लाइफ में भी कोई आ चुका है? अभी तक छुपाना न चाहे तो। अभी तक तो अकेला हूँ। अभी वक्त शायद नहीं आया, अभी थोड़ा सा काम में ज़्यादा बिजी। फ्री हो जाऊँगा शायद, तब शायद कोई मिल पाएगा। अभी सुनने में था कि आपने एंगेजमेंट कर ली है। एंगेजमेंट की नहीं, देखो। नहीं, अभी तक एंगेजमेंट हुई नहीं। कई सारे ऐसी चीज़ें आई, लोगों ने कहा कि अभिजीत एंगेजमेंट कर लिया अपने बर्थडे पर या शादी होने वाली है। ये सब चीज़ें सामने ज़रूर आई। हाँ, शादी ज़रूर होगी कुछ महीनों बाद। कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद, कुछ सालों के बीच में। लेकिन एंगेजमेंट ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई अभी तक लड़की सामने नहीं आई तो जिसके साथ मैं एंगेजमेंट कर पाऊँ। करेंगे अरेंज करेंगे? मैं हमेशा लव मैरिज प्रेफर करूँगा। मैं समझता हूँ कि लव मैरिज में आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आप शादी करते हो, दैट इज़ मोर ईजियर और सेफर ऑल्सो। आपके पेरेंट्स भी एग्री करेंगे? मेरे पेरेंट्स, जैसे मैंने कहा, बहुत सिंपल है, उनको कोई परवाह नहीं पड़ता। तुम खुश हो, तुम्हारी बीवी खुश है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दे आर लाइक ठीक है, तुम खुश रहो, हमें बस उसमें ही खुशी है। अभी एक बात सुनने में आई थी, मिसकंसेप्शन हुआ था कि जितनी मनी आपको देने के लिए बात कही गई थी इंडियन आइडल की, वो कुछ दी नहीं गई थी। तो ये क्या पूरा था, वाकई ये सच बात है? नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं था। कई लोगों ने ऐसा कहा कि क्या पैसा आपको ठीक से मिला कि नहीं मिला, लेकिन सोनी टेलीविज़न जो भी साथ में रहे, सभी ने जो प्रॉमिसेस किए वो पूरे तरह से निभाए। इवन मैं कहूँगा कि मैं वो ले नहीं पाया क्योंकि एक मतलब ऑब्वियसली पैसे तो मैंने लिए। लेकिन हमें स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप भी था। जी, और वो लोग हमारे पीछे थे कि भाई आपके टिकट्स लो, हमारे पास पड़े हुए हैं, आप लेके जाओ, आपका ये ट्रिप कंप्लीट करो, नहीं तो वेस्ट जाएगा। लेकिन उस वक्त टाइम ही नहीं था और मम्मी डैडी के पासपोर्ट्स नहीं थे, तो हम लोग वो चीज़ कर नहीं पाए। लेकिन जो चीज़ें देने वाले थे या प्रॉमिसेस हुए थे वो हमेशा हमें मिली। आप कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? जब भी आप फ्री टाइम मिलता है तो क्या करना पसंद है? फ्री टाइम में मुझे पिक्चर देखना, मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है। बहुत एंजॉय करता हूँ फिल्में घर पर देखना। तो फिल्में देखना या फिर ज़्यादातर मम्मी के साथ चैट करते हैं, चाय पीते बातें करना, या फिर रात को ड्राइव पे दोस्तों के साथ जाना। अपने आप को कितना आप, क्योंकि ग्लैमरस फील्ड में हैं आप अभिजीत, तो ग्लैमर कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? आपको क्या लगता है आज एक सिंगर को भी क्या उतना ही मेंटेन रखने की ज़रूरत है या उसका गला ही उसके लिए बहुत कुछ है? एक वक्त था जब सिंगर को सिर्फ अपना गला मेंटेन करने की ज़रूरत थी, क्योंकि उस वक्त में सिंगर की जो पहचान थी वो सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही थी। आज एक सिंगर की पहचान एक स्टार की तरह होती है। आज हर सिंगर को वो स्टेटस मिला है, वो लेवल आ चुका है जहाँ पे उसको कई बड़े स्टारों के साथ सिमिलर कंपैरिजन मिलती है।
तो इसी वजह से एक ज़रूरी भी हो जाता है, जब आप इतने प्रेजेंटेबल आज हो रहे हो, आप इतने जगह पे आप अपनी अपीयरेंसेस कर रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप भी उतने ही प्रेजेंटेबल रहो और उतने ही अपीलिंग लगो लोगों को। और इसी वजह से आई थिंक समवेयर आपको थोड़ा सा ग्लैमर रहना पड़ता है। ज़माना चेंज हो रहा है, आपको भी चेंज होना पड़ेगा। अगर आप नहीं ज़माने के साथ चलोगे तो आप ज़रूर ज़माने के पीछे रहोगे। आप आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? मैं बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहा हूँ और शायद 5 सालों के बाद मैं एक एज अ प्लेबैक सिंगर अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाऊँ। देखते हैं, अगर चीज़ें सही तरीके इसी तरह से भी चलती रही तो ज़रूर ये सपना साकार हो सकता है। अब जुनून के बाद कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं? अभी 2 फिल्में हैं, वो आने वाली है, Mumbai.com और फायर, और 3-4 और चीज़ें चल रही हैं। हम सेकेंड एल्बम पे काम शुरू कर चुके हैं और वो भी 1 साल के बीच में हम लोग लेके आएंगे। फिल्मों में एज ए प्लेबैक सिंगर अभी वही शुरू हुआ है, 2 फिल्में और अभी आने वाली है, Mumbai.com और फायर, और उनमें प्लेबैक किया हुआ है। 2-3 लोगों से भी बात हुई है, 2-3 अननेम्ड फिल्में की है, बड़ी बिग बजट है अभी, लेकिन जब तक वो नाम नहीं मिलता तब तक बताना सही नहीं है। आपको तो भी 5 मोस्ट टॉप सॉन्ग जो आपको अच्छे लगते हैं, गा के सुना दीजिएगा किसी भी सिंगर के जो आपको अच्छे लगे और क्यों अच्छे लगते हैं? 5 मोस्ट टॉप सॉन्ग्स, पहले तो ऑब्वियसली कलोना मैंने सुना है, वापस सुनाना पड़ा। वापस सुना दीजिएगा। इस बार टॉप अच्छा। मोस्ट 5 के लिए। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। और अगर नंबर 2 रहा तो ऑब्वियसली किशोर दा का ये जिंदगी का सफ़र है, ये कैसा सफ़र कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। मैं समझता हूँ नंबर 3 पर मेरे एल्बम का सबसे पहला जो गाना था मोहब्बतें लुटाऊंगा, वो ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर भी रहा और मुझे भी बहुत पसंद है। मोहब्बतें लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज आज बहलाऊंगा, इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा। नंबर 4 पे मैं जुनून रखना चाहूँगा। जुनून मुझे अभी भी ऑब्वियसली बहुत अपीलिंग लगता है, और वर्ड्स बहुत ही सुंदर, बहुत ही वो एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग है। और नंबर 5 पे इसी एल्बम का एक और गाना है जो मिथुन शर्मा ने कंपोज किया हुआ है, और इसके भी वर्ड्स बहुत अपीलिंग है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है। सईद कादरी साहब ने इस गाने को लिखा। वेरी नाइस अभिजीत। अब जब क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी के तौर पे आज पहचाने जाते हैं, तो पहले था कि कहीं भी निकलना आम बात होती थी फ्रेंड्स के साथ सर्कल में, अब वैसा रह चुका है जब भी आप निकलते हैं तो वही एटमॉस्फेयर या फिर वही आपकी जो भी प्रशंसक है जो जो कहते हैं अप्रिशिएटर है जो आपको घेर लेते हैं, ऐसी कोई बात ऐसे कभी आपने फेस किया है कभी इस तरह की चीज़ें? अभी भी थोड़ा सा ऑब्वियसली इजी नहीं है कहीं बाहर जाना और इतना इजीली घूमना। अभी आते वक्त का ही सीन मुझे याद आ रहा है। अभी मैं सिग्नल पे खड़ा था और जो रास्ते पर बेचने वाले जो चीज़ें बेचते हैं बच्चे, वो जमा हो गए और उन्होंने पहचान लिया, तो सारे गाड़ी के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। अरे अभिजीत अबे वो इट्स सच अ डिफरेंट फीलिंग कि लोग यहाँ के लोग भी जो कि एकदम ग्राउंड लेवल के लोग हैं, वो भी आपको उतना ही चाहते हैं और उतना ही आपको पसंद करते हैं। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। क्या कहना चाहेंगे अभिजीत हमारे लहरे के दर्शकों से, कोई मैसेज कुछ? मैं लहरे के सारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने मुझे सपोर्ट किया और जिस तरह से आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहा, उसी तरह से मेरे साथ रहिए और मैं हमेशा आपको और अच्छा एंटरटेन करने की कोशिश करता रहूँगा। हॉबी क्या क्या है अभिजीत आपकी सिंगिंग के अलावा? अगर हम हॉबी की बात करें तो क्या करना पसंद? हॉबीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, मूवीज़ देखना मुझे हमेशा पसंद है। मूवीज़ में बहुत सारी देखता हूँ,
एक अलग फीलिंग है उसके बीच में भी। दोस्तों के साथ ड्राइव पे जाना, सिर्फ ड्राइव पे जाना ये ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सब कभी कभी मेंशन करना, या फिर कभी कॉफ़ी शॉप में बैठ जाना, ये भी एक हॉबी जैसे हो गई अभी। तो ये 3-4 चीज़ें जो क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, क्रिकेट बहुत खेलता हूँ। हम लोग अभी भी हम सारे जो स्टार्स हैं, सारे टीवी स्टार जिनको शौक़ है क्रिकेट का, हम लोग साथ में मिलकर एक टीम बनाई है और हम लोग क्रिकेट खेलते हैं सुबह 7 बजे उठ। तो कभी कभी ये बहुत अलग बात है कि आज भी उस चीज़ को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। कितना समय दे पाते हैं अब आप अपनी हॉबीज़ को पूरा करने में? बहुत कम, बहुत कम। आई थिंक हॉबीज़ को पूरा करने के लिए बहुत कम समय दे पाते हैं, लेकिन खुशी है इस बात की कि वक्त नहीं मिल पा रहा है, और यही आज हम चाहते थे कि हम हमेशा ही बिज़ी रहें, और आज भी वही कर रहे हैं। अभी अब जिस मुकाम पर आज हैं आप, कितने सेटिस्फाइड हैं या फिर आगे और कितने मतलब ज़िंदगी में और क्या पाने की इच्छा है? मैं कहूँगा मैं सैटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आज भी चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मुझे और कई सारी चीज़ें हैं जो आगे बढ़कर करनी है। मैं जिस तरह से आगे बढ़, आई थिंक आदमी कभी सेटिस्फाइड हो भी नहीं सकता अपनी चीज़ों से, और वही आदमी आगे और अपनी एक लेवल से आगे बढ़ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं और कोशिश कर रहा हूँ, और लाइफ में आगे इसी तरह से कोशिश करता रहूँगा। रियलिटी शोज़ जो आज इतने सारे एक साथ टीवी पे चल रहे हैं म्यूज़िक के, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आप लोग के समय से क्वालिटी का क्वांटिटी में बढ़ावा हुआ है, या फिर जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसी ही है? क्वालिटी क्वांटिटी में ज़रूर फ़र्क आया है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे एक साथ शुरू होने की वजह से थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ चुकी है। चैनल की राइवलरी जो है वो ज़रा ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन जब तक सिंगर्स को इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तब तक ये अच्छा है, और जब ये होना कम हो जाएगा तब शायद इसमें डावाडोल हो सकता है। चलिए, अभी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।